रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का अंत होता नहीं दिख रहा। न पुतिन यूक्रेन से अपने कदम खींचने के लिए तैयार हैं और न ही ज़ेलेंस्की रूस के आगे झुकने को राजी हैं। मतलब यह कि आने वाले दिनों में जंग और भीषण होने वाली है। इस बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसका एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टॉर M2 दुश्मन के परखचे उड़ाता दिखा। मारियोपोल को जीतने के बाद इस वक्त रूस की सेना डॉनबास पर कब्जा जमाने में जुटी है, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ज़ेलेंस्की की सेना को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए रूस अपने तमाम घातक हथियारों को जंग के मैदान में उतार चुका है। उन्हीं में एक है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टॉर M2, जो जमीन से हवा में पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखता है। जंग के मैदान में तैनात इस हथियार का रूस ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से पुतिन की सेना हवा में मौजूद यूक्रेन के हेलीकॉप्टर को तबाह करती दिखी। हमले से पहले इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टॉर M2 को उस जगह पर ले जाया गया जहां से यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराना था। सही जगह पर पहुंचने के बाद फौरन मिसाइल सिस्टम में लगा रडार दुश्मन की सही लोकेशन का पता करने में जुट गया और फिर जैसे ही उस हेलीकॉप्टर की सटीक लोकेशन मिली, रूस के सैनिकों ने इस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसके बाद आग उगलती एक मिसाइल चंद सेकंड के अंदर आसमान में पहुंच गई और फिर दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर काल बनकर टूट पड़ी। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो गया और उसमें बैठे उसके कई सैनिकों की भी मौत हो गई। मतलब यह कि जंग के मैदान में रूस के इस घातक हमले की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया गया कि रूस को ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टॉर M2 जंग के मैदान में टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और जमीन पर जंग लड़ने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी मिसाइलें 12 किलोमीटर के दायरे में विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखती है। इसके अलावा यह एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक दुश्मन के परखचे उड़ा सकता है। इसमें ताकतवर रडार लगाया गया है जो हवा में मौजूद छोटी से छोटी चीज की भी सही लोकेशन का पता लगाने में सक्षम है। वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाती नजर आई। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया और इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमले के लिए हरिकेन नाम से पहचान बना चुके अपने तूफानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर उरागन का इस्तेमाल किया, जिनकी मदद से रात के अंधेरे में दागे गए रॉकेट तेज रोशनी के साथ आसमान का सीना चीरते हुए दुश्मन के ठिकानों की ओर उड़ान भरते दिखाई दिए और वहां धूल और धुएं का भयानक गुबार फैल गया। हमला शुरू करने से पहले रूस के सैनिकों ने उस जगह का पता लगाया जहां से यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया जाना था। दिन ढलने से पहले उसके मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हमले की पोजीशन पर पहुंच गए। इसके बाद उनमें 220 मिलीमीटर के करीब 5 मीटर लंबे रॉकेट लोड किए गए और फिर मानो वहां रॉकेट दागने की होड़ लग गई। यूक्रेन पर यह भीषण हमला काफी देर तक चलता रहा। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने, हथियारों के गोदाम और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया और अपने इन तूफानी हथियारों से मची तबाही ने रूस के जोश को हाई कर दिया। माना जा रहा है कि इनकी शानदार कामयाबी को देखते हुए पुतिन ने ज़ेलेंस्की की सेना को जल्द से जल्द घुटनों पर लाने के लिए इनका इस्तेमाल तेज करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए एक दिन पहले बड़ी संख्या में उरागन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम साइबेरिया से ट्रेन के जरिए यूक्रेन के लिए भेजे गए, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें साइबेरिया के एक दूर दराज के इलाके से गुजर रही एक ट्रेन पर बड़ी संख्या में घातक हथियार लदे दिखाई दिए। दावा किया गया कि इनमें उरागन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी शामिल रहे, जो दुश्मन के ठिकानों में तबाही मचाने की काबिलियत रखने की वजह से पश्चिमी देशों में हरिकेन नाम से अपनी धाक जमा चुके हैं। इन्हें साल 1975 में सोवियत संघ की सेना में शामिल किया गया था। रूस के अलावा कम से कम 10 देश इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी मदद से एक बार में 16 रॉकेट दागे जा सकते हैं और एक साथ दागे गए ये रॉकेट करीब 4 हेक्टेयर के दायरे में फैले किसी भी ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाला हर रॉकेट अपने साथ करीब 100 किलो विस्फोटक लेकर दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरता है और ये खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर महज 3 मिनट के अंदर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी मदद से करीब 35 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है और यूक्रेन से पहले पुतिन के ये घातक हथियार अफगानिस्तान, चेचनिया और जॉर्जिया वॉर में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया कि रूस ने खार्किव के एक इलाके में भारी बमबारी की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में वहां का एक शॉपिंग मॉल भी निशाना बना।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मॉल पूरी तरह तबाह दिखा। यह हमला इतना खतरनाक था कि मॉल का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अंदर हर तरफ किताबें और कांच की बोतलें बिखरी नजर आईं। Було потужно, що в мене аж вікна задзвеніли. इस हमले का वीडियो मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जिसमें रूसी बमबारी से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जोरदार धमाका हुआ जिससे मॉल में धुआं भर गया। हमले की जानकारी मिलते ही लोग पहुंचे और मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। Співробітники всі цілі. Це случилося ночі, приблизно у 1-й годині ночі. Було пряме попадання. बाद में दमकल कर्मी भी पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया गया कि रूस के इस हमले ने उस जगह को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में केमिकल हथियार बनाने का आरोप लगाया। रूस का दावा है कि प्लांट से उन्हें केमिकल हथियार बनाने के कई सबूत मिले हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी सेना मारियोपोल पर कब्जा जमाने के लिए टूट पड़ी थी और इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन पहले से तैयार यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे बौखलाए पुतिन ने अपने सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को जंग में उतार दिया था। उस वक्त ये दावा किया गया था कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए पुतिन ने चेचन लड़ाकों को शहर में तबाही मचाने की खुली छूट दे दी थी। आरोप है कि पुतिन का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी फौज के साथ मिलकर शहर पर जमकर कहर बरपाया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। रॉकेट, बम और मिसाइलों की मार से पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। कई दिनों तक चली जंग के बाद रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने मारियोपोल पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन शहर में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट रूस की पकड़ से दूर था, क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था। और दावा किया गया कि प्लांट में यूक्रेन के करीब 2000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं जो छिपकर रूसी सेना पर धावा बोल रहे हैं, जिसकी वजह से कई दिनों तक चली जंग के बाद भी स्टील प्लांट पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका था। और अज़ोव रेजिमेंट के हमले की वजह से रूसी सेना को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे अज़ोव रेजिमेंट के सैनिक रूस के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे, या यूं कहें कि उन्होंने पुतिन की फौज की नाक में दम कर दिया। वो न सिर्फ रूसी फौज को स्टील प्लांट में घुसने से रोक रहे थे, बल्कि उन्हें करारा जवाब भी दे रहे थे। मतलब ये कि पूरे शहर पर कब्जा जमाने के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट रूस के कंट्रोल से बाहर था। इसी बात से पुतिन की सेना बौखला गई थी। स्टील प्लांट को जीतना रूस के लिए नाक का सवाल बन गया था। इसके बाद रूसी सेना ने स्टील प्लांट को चारों तरफ से घेर कर हमला बोल दिया। कई दिनों तक प्लांट पर कब्जे की जंग लड़ी गई। यूक्रेन के सैनिकों को वहां से निकालने के लिए रूस ने आसमान से बमों की बारिश कर दी। रूस ने अपने सबसे ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए, लेकिन इसके बाद भी पुतिन की सेना स्टील प्लांट पर कब्जा जमाने में नाकाम रही। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि इन हमलों में अज़ोव रेजिमेंट के ज्यादातर लड़ाकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई सैनिकों की हालत गंभीर है, जिन्हें अगर वक्त रहते वहां से नहीं निकाला गया तो उनकी मौत हो जाएगी। जिसे देखते हुए यूक्रेन ने स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस से बातचीत शुरू की। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और फिर अज़ोव रेजिमेंट के 2000 से ज्यादा सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हथियार डाल दिए। स्टील प्लांट पर कब्जा करने के बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और इस दौरान यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन को नष्ट किया गया। इसी कड़ी में रूस ने यह आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन प्लांट के अंदर केमिकल हथियार बनाने में जुटा था, जिसके तमाम सबूत उसके पास मौजूद हैं। Объектом Украины, они заранее уже, мне кажется, месяца 3 назад. हालांकि इससे पहले ज़ेलेंस्की पुतिन पर जंग में केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुके हैं। उनका यह भी आरोप है कि प्लांट में छुपे यूक्रेन के सैनिकों को बाहर निकालने के लिए रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। हालांकि इन आरोपों को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के पुराने लड़ाकू विमान मिग-29 रूसी फौज से जमकर मुकाबला कर रहे हैं। खबर है कि इन्हीं लड़ाकू विमानों की वजह से रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई, क्योंकि कीव की सुरक्षा में मिग-29 लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया था। दावा है कि अभी जिन हिस्सों में रूसी फौज से भीषण जंग चल रही है, वहां पर यूक्रेन की वायुसेना के जवान मिग-29 से हमले के लिए पहुंच रहे हैं। खबर है कि इन लड़ाकू विमानों ने रूस की सेना की नाक में दम कर रखा है। बताया गया कि यूक्रेन का 30 साल से ज्यादा पुराना ये विमान रूस के आधुनिक लड़ाकू विमानों से बराबरी का मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन के मिग-29 का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक एयरबेस से उड़ान भरने की तैयारी करता दिखा।
दावा है कि रूस से जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन के पास 50 MiG-29 लड़ाकू विमान थे, लेकिन उनमें कई विमान उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे। पर पोलैंड से लड़ाकू विमानों के पुर्जे मिलने के बाद यूक्रेन ने उन्हें दुरुस्त कर लिया। यही नहीं, रूस के हमले में बर्बाद हुए दूसरे लड़ाकू विमानों को भी यूक्रेन ने ठीक कर उन्हें दोबारा मिशन पर लगाया। दावा है कि युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन के पास अलग अलग तरह के 125 लड़ाकू विमान थे, लेकिन 15 अप्रैल तक जंग लड़ने के बाद उसके पास 90 विमान ही बचे थे। खबर है कि इसके बाद भी यूक्रेन की वायुसेना ने हार नहीं मानी और दोबारा खराब विमानों को ठीक कर उन्हें जंग के मैदान में उतार दिया। जिस MiG-29 से यूक्रेन की सेना रूस की फौज से मुकाबला कर रही है, उसे सोवियत संघ ने 70 के दशक में अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को जवाब देने के लिए बनाया था। ये लड़ाकू विमान करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और आसमान में मिसाइलों को ये न सिर्फ तबाह करने की ताकत रखता है, बल्कि खुद भी मिसाइल हमले में सक्षम है। यही नहीं, ये जमीन पर भी अपने टारगेट को तबाह कर सकता है, यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काल है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि इस हमले में उसने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने कुछ रूसी सैनिकों को भी मार गिराने का दावा किया। सामने आए वीडियो में एक मैदान के बीच बने कुछ ठिकानों पर कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक हुए तेज धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। वहीं बमबारी के बीच जैसे ही एक बम हथियारों से भरे गोदाम पर गिरा, वहां जोरदार विस्फोट हुआ और ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को टारगेट कर कई बम गिराए। उसके हमले इतने जोरदार थे कि गोदाम में लगी आग काफी देर तक धधकती रही, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में रूस के कई आधुनिक हथियारों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर खबर है कि यूरोप को दो हिस्सों में तोड़ने का रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्लान काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि जंग की वजह से यूरोप के ज्यादातर देशों ने रूस से तेल और गैस मंगवाना बंद कर दिया था और अब दावा है कि इन देशों में गैस और तेल की भारी किल्लत की वजह से फूट पड़नी शुरू हो चुकी है और उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो गैस और तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। हालांकि जंग के पहले ही दिन से यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। जो देश हथियारों से मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो यूक्रेन के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयों का इंतजाम करने में जुटे हैं। पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद के दम पर यूक्रेन न सिर्फ अब तक रूस के सामने खड़ा है, बल्कि लगातार उसके हमलों का जवाब भी दे रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। यूक्रेन पर हमले के विरोध में पश्चिमी देशों ने रूस से तेल और गैस भी लेना बंद कर दिया, जबकि पूरा यूरोप रूस से आने वाली गैस और तेल पर काफी हद तक निर्भर है। जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों को यह लगा था कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर वो पुतिन को घुटनों पर ला देंगे और न चाहते हुए भी रूस को यूक्रेन से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन पश्चिमी देशों को झटका तब लगा जब रूस ने पाबंदियों की परवाह किए बगैर यूक्रेन पर हमले जारी रखे। यहां तक कि यूक्रेन के पूर्वी इलाके में मौजूद मारियोपोल शहर के साथ कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा तक कर दिया। हालांकि यूक्रेन की सेना भी पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से हर मोर्चे पर रूसी सेना को जवाब देने में जुटी है। लेकिन पश्चिमी देशों की परेशानी यह है कि यूक्रेन की जंग अब चौथे महीने में पहुंच चुकी है और अभी इसके खत्म होने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से नेटो देशों और यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों के सामने कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो गई, जिनमें सबसे बड़ी मुसीबत का नाम है यूरोप की ऊर्जा जरूरत, जो जंग शुरू होने से पहले तक रूस से आने वाले तेल और गैस पर टिकी थी। लेकिन अब इनकी सप्लाई ठप है। असल में इसके पीछे पुतिन की एक सोची समझी रणनीति है। पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन की जंग इसी तरह चलती रहे, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों के सामने न सिर्फ खाने का संकट खड़ा होगा, बल्कि तेल और गैस नहीं पहुंचने से उनकी पूरी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। सवाल यह है कि अगर ये जंग और लंबी खिंची तो रूस के खिलाफ पश्चिमी देश कब तक एकजुट रह पाएंगे, क्योंकि यूरोप के कई देशों का धैर्य अब जवाब देने लगा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर पुतिन को होगा। असल में पुतिन की इस शातिर चाल का असर भी दिखना शुरू हो चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इटली भी दबी जबान में रूस से तेल और गैस आयात नहीं करने वाले प्रस्ताव का विरोध शुरू कर चुका है।
मतलब ये कि इटली ने यूरोपियन यूनियन की वो शर्त मानने से इनकार कर दिया जिसमें रूस से गैस और तेल का आयात नहीं करने की बात कही गई थी। हालांकि जंग के पहले ही दिन से इटली यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन इसके बाद भी वो रूस से लगातार गैस खरीद रहा है। असल में रूस इटली को सबसे ज्यादा नेचुरल गैस की सप्लाई करता है। इटली जितनी गैस इंपोर्ट करता है उसका 40% रूस से ही आता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन उस पर रूस से गैस और तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा है। इसी वजह से इटली के सब्र का बांध टूट गया और वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ खड़ा हो गया। इटली से पहले हंगरी ने भी रूस के गैस और तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव से इनकार कर दिया था। जर्मनी और फ्रांस भी चोरी छिपे रूस से तेल और गैस मंगवा रहे हैं। यहाँ तक कि गैस और तेल की सप्लाई के लिए रूस की शर्त मानने के लिए भी वो तैयार हो चुके हैं। मतलब ये कि जो देश रूस की अर्थव्यवस्था डुबोने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ही आर्थिक संकट में घिर गए हैं। यानी यूरोप को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए पुतिन का बनाया प्लान अब काम करने लगा है। इस बीच यूक्रेन की जंग ने पूरे यूरोप का बजट बिगाड़ दिया। यूरोप के ही मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जंग की मार पूरे यूरोप पर पड़ रही है। एक साथ दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। पहला तो महंगाई और दूसरा सुस्त विकास दर। जबकि ये वो समय था जब यूरोप के सभी देशों की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने की तैयारी में थी। कोरोना वायरस का यूरोप के देशों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब जाकर यूरोप के देश आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की योजना बना रहे थे, लेकिन यूक्रेन की जंग ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। जंग के असर ने पूरे यूरोप को बेहाल कर दिया है। एक तो तेल और गैस के खेल ने वैसे ही यूरोप को चारों खाने चित किया हुआ है, ऊपर से खाने पीने के सामान की महंगाई बजट बिगाड़ रही है। इतने पर भी परेशानी खत्म नहीं हो रही। यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था की बुनियाद ऐसे उद्योग हैं जो यूक्रेन के बिना अधूरे हैं। मतलब ये कि यूक्रेन के पटरी से उतरते ही यूरोप के कई देशों की हालत खुद ब खुद खराब हो गई। यूरोप की अर्थव्यवस्था पर यह असर अब आंकड़ों में भी साफ दिखने लगा है। यूरोपियन यूनियन ने मौजूदा कारोबारी साल में जीडीपी विकास दर का अनुमान जारी किया और यह बताया कि इस साल उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ने की रफ्तार 2.7% रह सकती है, जबकि पहले यह 4% रहने का अनुमान था। जबकि आने वाले साल 2023 में यूरोप की अर्थव्यवस्था 2.3% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। पहले यह अनुमान 2.8% रखा गया था। मतलब यह कि आंकड़ों में यूरोप की अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन की जंग का असर दिखने लगा, जबकि परेशानी यह है कि कुछ महीनों में यह अनुमान और कम किया जाने की आशंका है। जबकि सबसे बुरी हालत इस वक्त जर्मनी की अर्थव्यवस्था की बताई जा रही है, जो यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था इस साल केवल 1.6% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। पूरे यूरोप में जीडीपी बढ़त दर का यह आंकड़ा सबसे कम है, जिसकी दो बड़ी वजह है। पहला तो ऑटोमोबाइल उद्योग जो काफी हद तक यूक्रेन पर निर्भर रहा है, और दूसरा ईंधन के लिए रूस पर निर्भरता। जर्मनी में कारें बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। कारों की तकनीक और डिजाइन के मामले में जर्मनी दुनिया भर के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। फोक्सवैगन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू और पोर्शे जैसी कंपनियां जर्मनी की हैं। लेकिन परेशानी यह है कि कारों के पुर्जे बनाने के लिए जर्मनी तक यूक्रेन और रूस से ही मेटल पहुंचता रहा है। ऊपर से कारों के इंजन में इस्तेमाल होने वाली तारें बनाने का पूरा उद्योग अब तक यूक्रेन में रहा है। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन पर ही जर्मनी का उद्योग पूरी तरह निर्भर है। इसी तरह जंग शुरू होते ही जर्मनी की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई। ऊपर से महंगे ईंधन ने भी वहां के उद्योगों को बेदम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। इसी वजह से पूरा यूरोप जंग की वजह से बेहाल है। आंकड़े बताते हैं कि पूरे यूरोप में महंगाई के आंकड़े भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल की औसत महंगाई दर 6.8% रहने का अनुमान है, जबकि कुछ महीनों पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से महंगाई दर 3.9% रहने का अनुमान जारी किया गया था। लिथुआनिया में महंगाई का सबसे बुरा हाल है। वहां महंगाई दर का सबसे ताजा आंकड़ा 15.6% का रहा।